नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज संडे है और संडे स्पेशल हम रेलवे स्पीडी पब्लिकेशन के बुक के 50 क्वेश्चंस को करते हैं। वीडियो नंबर 13 है और आज का ये टेस्ट टाइप का ही चलता है। संडे में जो सीरीज चलती है एक तरीके से आपका टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चन हम पूछते हैं, आपको कट ऑफ देते हैं। आज का कट ऑफ जो है 42, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेवल के हैं। और आप सबको मेरी तरफ से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली भी आगे आने वाली है, तो दशहरा दिवाली ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपका एग्ज़ाम भी वो सबसे बड़ा दिवाली आपके लाइफ का होगा। अगर जो सोच लीजिए आपका जॉब लग जाता तो आने वाली जो अगले साल की दिवाली होगी वो कैसा होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को सोचिए, गहन अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए मन लगा के और जॉब लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट और एकदम क्वेश्चंस को रट लेना इंपॉर्टेंट है सारे। यहाँ पे बात करें, हमने आपकी तैयारी को बेटर करने के लिए 3 पीडीएफ बनाए, एक तो साइंस का, एक तो करंट अफेयर्स का, एक तो स्टैटिक जीके का। तीनों पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साइंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स भी लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा कहीं बार से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 221 पेज का करंट का पीडीएफ है, 56 टॉपिक है, साथ में मंथली वाइज करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। इसकी वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी। और स्टैटिक जीके का भी पीडीएफ है जिसमें 46 टॉपिक है, 175 पेज का पीडीएफ है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे, इसलिए डेली हो सकता है 3 से 4 वीडियोज़ मिले, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे एग्जाम गुरु सुधीर, तो आपको वीडियोज़ और पीडीएफ यहीं पे सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर जो कुछ भी पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, एग्जाम गुरु सुधीर 1। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है? मतलब सिल्क नहीं है लेकिन सिल्क के जैसा दिखे, रेशम नहीं है मतलब रेशम के जैसा दिखे। तो अगर जो हम बात करें कृत्रिम सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम आर्ट सिल्क से नाम से जानते हैं। ठीक है, जो जैसा कि मैंने बोला, ऐसे सिल्क जो सिल्क जैसे दिखते हैं, होते नहीं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेयान। ऑप्शन नंबर बी, रेयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन क्या है? नायलॉन क्या है इसमें बताना आपको। एक तरीके से ये टेस्ट ही होता है आपका, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन फिर भी जो करने लायक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कर देता हूँ। तो नायलॉन क्या आपको बताना है? तो नायलॉन एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड क्या होता है? पॉलीएमाइड एक प्रकार का बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है, जो एमाइड नाम के एकलक के आपस में जुड़ने से बनता है। जब एमाइड नाम का एकलक आपस में जुड़ता है तो पॉलीएमाइड बनता है। तो पॉलीएमाइड एक प्रकार का बहुलक है जो एमाइड नामक एकलक के आपस में जुड़ने से बनता है। अब कह सकते हो ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में पाए जाते हैं। अब पॉलीएमाइड की एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, पॉलीएमाइड कब, तो यहाँ पे नायलॉन आ गया है, तो नायलॉन भी होता है, कहाँ गया, नायलॉन भी होता है, और सिल्क होता है, और प्रोटीन होता है। ठीक है, सिल्क प्रोटीन भी होता है, ये ध्यान रखना, 2 एग्जाम्पल। तो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन, ये तो सबको आता होगा, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, इसका आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अगर जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, सीरियस होकर करना चाहते हो, तो पीडीएफ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आप डेमो देख लो, उसके बाद डिसाइड करो लेना है या नहीं। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिखाई दिया था शुरू वाले आपके पीपीटी में। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, कांच किसका मिश्रण हो? जो कांच होता है वो किसका मिश्रण होता है? कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच जो मिश्रण होता है वो होता है आपका बालू और सिलिकेट का। किसका? बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। जो कांच बनाई जाती है वो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। एयरफोन लगा के देखिए, 2-3 बार मैं बोलूँगा तो क्वेश्चन आपके दिमाग में डायरेक्ट जाएगा। तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये तो पता होगा, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे आज स्वीडन की अकादमी संस्था द्वारा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको बताना है। सॉरी, ये नहीं है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से ट्राइनाइट्रोटॉलुइन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रो, टीएनटी नहीं, ये टीएनटी अलग हो गया, टीएनटी का क्वेश्चन अब अलग से। ठीक है, ये गलत हो गया मेरा, ये नाइट्रोग्लिसरीन होता है। देख, ध्यान रखिएगा, डायनामाइट में मुख्य रूप से जो पाया जाता है, डायनामाइट का जो मुख्य रूप से घटक होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था डायनामाइट का? अल्फ्रेड नोबेल ने।
आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? अभी आप ही बताओगे आंसर। जैसे मैं लिखता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल, अब कहोगे सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे मुझे नहीं पता, तो मैं बताता हूँ ना, HNO3 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। अब आप मुझे बताओगे किसमें ऑक्सीजन नहीं है? क्या इसमें ऑक्सीजन नहीं है? क्या इसमें ऑक्सीजन नहीं है? HCl में ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन का घटक नहीं होता। ठीक, आगे चले, शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशक में क्या होता है? आप जब सिनेमा घरों में जाते होगे, मतलब होटलों में जाते होगे, तो शौचालय होता है, उसमें कुछ इस प्रकार से वाइट रंग की गोली डाली गई होती है। ठीक है, वो दुर्गंध नाशक का काम करता है, जो बदबू आती है उसको खत्म करने का काम करता है। तो इसमें दुर्गंध नाशक जो होता है उसमें क्या होता है? तो बेंजीन होता है। ठीक, क्या होता है? बेंजीन होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, C6H6 होता है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन उपयोग होता है शौचालय में दुर्गंध नाशक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बिल्डिंग आप करवाने गए होगे, बिल्डिंग जो करते हैं उसमें इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो बिल्डिंग में ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन, 2 पाइप आप देखे होंगे जो वेल्डिंग करते हैं, एक 2 पाइप होती है, 2 पाइप आती है, इसको उचित अनुपात में मिला के आपका यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है। तो एक में तो ऑक्सीजन होता है, एक में क्या होता है? एक में एसिटिलीन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की परपटी में निम्न में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। तत्व पूछ रहा है, धातु नहीं। तो तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 46% लगभग होता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है, तत्व की बात हो रही है, सिलिकॉन पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। तब तो कहोगे ऑक्सीजन तो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक, तो ऑक्सीजन नहीं है तो सिलिकॉन होगा ऑप्शन में, सिलिकॉन भी नहीं है। एल्युमिनियम तो है, एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन आप ध्यान रखना, लेकिन अगर जो पूछ ले आपसे धातु कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक, नंबर 1 पे तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10, अग्निशामक जो अग्नि आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसमें क्या निकलता है? उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबर को उछाल लायक और मजबूत बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है, आपका क्या मिलाया जाता है? सल्फर, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर मिला देते हैं। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 12, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम से? देखो एल्युमिनियम किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, ये तो सबको पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो और एल्युमिनियम को, कच्चा एल्युमिनियम को पायराइट नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या? पायराइट नाम से, ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन, टंगस्टन को दर्शाता है W अक्षर, किसको? टंगस्टन को। आगे चले, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में अवेलेबल है? बहुत सारे लोग भूलते हैं, कहते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है? उसके बाद बोलते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन नहीं, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर कौन सा आता है? कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर 4था आता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78% लगभग, उसके बाद ऑक्सीजन है कितना? 21%। उसके बाद आपका आर्गन आता है जो लगभग 0.9% है। उसके बाद आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग 0.03% है, यानी कि 0.03% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही है, एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा AMU इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पे देखिए 92U238 दिया, 92U
238 दिया, इसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस आपका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि 238 में से 92 माइनस करोगे 146 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। आगे चले, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें तो हानिकारक होती हैं। इन्हीं से तो हमारी रक्षा ओजोन परत करती है, तो यानी पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट बात करें, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है, ये बताना है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है, तो ये है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है पेट्रोलियम। नेक्स्ट बात करें, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीबी देसाई ने। किसने, सीबी देसाई ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल कहलाता है। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल जो होता है वो कठोर जल कहलाता है। अब इसी कठोर जल के लिए हम बनाते हैं अपमार्जक, डिटर्जेंट, जो कठोर जल को मृदु बना के उसमें झाग पैदा करता है। लेकिन साबुन की बात होती है तो कठोर जल में झाग नहीं बनता, तो कठोर जल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 21 की बात करें, निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है। अभी मैंने यहाँ पे बात किया क्वेश्चन की कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है, तो प्रोपेन ब्यूटेन का, और निम्न में किसका उष्मांक सर्वोच्च होता है, तो ब्यूटेन का, ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन का। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसको ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये वाली वेबसाइट जो है देखिए यहाँ पे, इस पर विजिट करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री वाले, हमारे पेड वाले। और एक बात और, सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की अच्छे से पढ़ाई करो। स्टैटिक जीके का तो वीडियो भी मैं पूरा करा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। और क्रैश कोर्स किसका, रीजनिंग का, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से। आगे चलें, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो अम्ल वर्षा की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आप सुनते होंगे ये जो ताजमहल है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो मार्बल्स की बनती हैं सफ़ेद, उनका रंग फीका पड़ रहा है, तो इसका रीजन क्या है, ये अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है उसके कारण ये इनका रंग फीका पड़ रहा है। इसमें कौन से यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषक जो उत्तरदायी है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, जल का संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, जल शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो आपका कौन सा प्रयुक्त होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व जब भी आपसे पूछे तो 14.4 यानी कि 14.4 होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होता है। मुझे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, क्योंकि बेल का आइकन क्लिक किए रहोगे तभी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। 26 की बात करें, पानी और चाक को खड़िया मिट्टी भी बोलते हैं, के मिश्रण को पृथक किया जाता है। कैसे पृथक किया जाता है पानी और चाक के मिश्रण को, तो ये हो जाएगा अवसादन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, अवसादन द्वारा ये पृथक किया जाता है। ठीक, आगे चलें, माइका क्या है, माइका एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक है माइका। ठीक, एक प्रकार का विद्युत का कुचालक होता है क्या, माइका। नेक्स्ट बात करें, शुद्ध जल का क्वथनांक कितने फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है। ठीक है, C/5 बराबर F-32/9। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है शुद्ध जल का क्वथनांक, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे सेंटीग्रेड में बदल के देख लेना कितना आएगा। आगे चले, सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होने वाली गैस है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करें, ग्लूकोज का, ये तो सबको आता होगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, यानी C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम करता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक प्रकार से ट्रिगर का काम करता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 32, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, किस शहर में किया गया, जो नायलॉन है उसका विकास तथा
बाजारीकरण, यानी कि जो कृत्रिम रेशा के बारे में मैंने बात की, नायलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, उसका बाजारीकरण कब किया गया? तो ये किया गया आपका कहाँ पे किया गया था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट बात करें, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं अंतिम रूप से शीशे में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 34, रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में हमेशा कैरामल प्रयोग किया जाता है, कैरामल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो ध्यान रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मोजले को। और आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी थी वो परमाणु क्रमांक के पर आधारित है, यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है एवं 7 आवर्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक पर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, एनटीपी पर किसी गैस का, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। आकमूल के आप लगा लोगे आंसर, ये तो पता होगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट बात करें, अपमार्जक है। देखो अपमार्जक क्या काम करता है? एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है जो कठोर जल में झाग बनाने का काम करता है, एक प्रकार का है। तो अपमार्जक साबुन होता नहीं, औषधि होता नहीं, उत्प्रेरक होता नहीं, शोधक अभी करता होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट चले, आरडीएक्स का पूर्ण रूप आरडीएक्स टीएनटी भी होता है, टीएनटी का ध्यान रखिएगा ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। लेकिन आरडीएक्स का क्या होता है? तो आरडीएक्स का ध्यान रखिएगा रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का ये विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, और रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, आरडीएक्स का पूरा नाम। नेक्स्ट बात करें, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रयुक्त किया जाता है आपका कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए? तो आपका हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट्स प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 40, फिटकरी मिलाई जाती है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, किस लिए मिलाई जाती है? ध्यान रखिएगा, फिटकरी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है, यही होता है ना, एक बार देख लीजिएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। एक बार इसको मिला लीजिएगा, सही है या नहीं, इतना याद नहीं रहता। ठीक है, तो पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? ये मिलाई जाती है आपकी जो आपका इसका सेंडिमेशन होता है उसकी दर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 41, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? यूरिया का संश्लेषण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने किया था? बोहर ने किया था। ठीक है, ओहर ने, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, इसका तो आप मून के अब लगा दोगे नेग्लेक्ट करके, रदरफोर्ड तो नहीं हो सकते हैं, आइंस्टीन तो नहीं हो सकते, ओहर आंसर होगा। ठीक, मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मीथेनॉल को हम वुड एल्कोहल नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वुड एल्कोहल नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चलें, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीडीटी का पूरा नाम। आगे चलें, गैसोलीन का मिश्रण है, गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल की बात करें तो ये गैसोलीन का मिश्रण है तथा और किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन का मिश्रण है क्या? गैसोहॉल, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले 42 की बात करें, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किस विधि द्वारा, किस मेथड द्वारा? तो ध्यान रखिएगा किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 46 की बात करें, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ देखो यहाँ पे तीनों उत्सर्जित करते हैं, सभी हो जाएगा अल्फा बी, बीटा बी, गामा बी, तीनों। ठीक है, सभी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो होते हैं वो कहलाते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है?
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण, सॉरी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पीएच निर्धारण किसने किया था? तो सर्वप्रथम पीएच का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन, पीएच आपको पता होना चाहिए, ये आपका चार्ट होता है, ये 7 बीच में रहता है, 7 का मतलब उदासीन। जल का पीएच पूछे तो जल का पीएच 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। इसके इधर जितने भी तत्व होते हैं वो एक प्रकार से अम्लीय होते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है। जिनका पीएच 7 से अधिक होता है क्षारीय होते हैं। अब कुछ याद कर लीजिए आप, जैसे सिरका का पूछे तो सिरका का पीएच 3 होता है, यानी कि ये अम्लीय है। नींबू का पीएच पूछे, ये भी अम्लीय होता है, तो इसका 7 से कम ही होगा। नींबू का पीएच 2.4 होता है। दूध का पूछे, ये भी अम्लीय होता है लेकिन कम होता है, दूध का पीएच होता है 6.4। ठीक, और अगर जो हम पूछे रक्त का पूछा जाता है, रक्त का होता है 7.4, यानी कि थोड़ा सा क्षारीय होता है। और आपसे पूछे शराब का, अल्कोहल का, ध्यान रखिएगा अल्कोहल का 3.4 होता है। एक और आता है मनुष्य के लार का पीएच पूछा जाता है तो 6.8 होता है। ठीक है, अल्कोहल का हो गया 3.4। इसको आप ध्यान रखिएगा जितने भी मैंने करा दिए। तो आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने लोगों ने PDF नहीं लिया जाके ले लो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।